नमस्कार, दिन भर की खास खबरों के शो सुनिए सच में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों पर, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ममता को शिवसेना से झटका, कहा कांग्रेस की जगह लेने का मंसूबा घातक। केशव मौर्य का विवादित बयान, बोले पहले जालीदार टोपी वाले गुंडे घूमते थे। बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी बरसे अखिलेश, कहा कांग्रेस लाएगी 0 सीट। शाह ने किया फोन, किसान नेताओं ने बातचीत के लिए बनाई कमेटी, संयुक्त किसान मोर्चा। भारत में मिला ओमिक्रॉन का तीसरा केस, विदेशों से मेरठ बेंगलुरु आए लोग लापता। ये थी 5 बड़ी हेडलाइंस। अब बात करेंगे इन खबरों पर विस्तार से। सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर, जो ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है। हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी बीते कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस पर हमले भी कर रही हैं। हाल में वो दिल्ली भी आई और यहां उन्होंने आकर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात भी नहीं की। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं को बीते दिनों में तोड़ा है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी की जो सियासी ख्वाहिश है वो 2024 के चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनने की है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एनसीपी के मुखिया शरद पवार से भी मुलाकात की थी महाराष्ट्र में जो सरकार महाविकास अघाड़ी की है उसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना साथ साथ है। ममता बनर्जी का जो रथ दिल्ली में आगे बढ़ रहा था, तमाम नेताओं को जोड़कर आगे बढ़ रहा था, उसको झटका दिया है आज शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखे संपादकीय में साफ साफ कहा है कि कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखकर सियासत करना मौजूदा फासिस्ट राज की प्रवृत्ति को बल देने जैसा है। शिवसेना ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ी है पिछले 10 सालों में, यह चिंताजनक जरूर है, लेकिन उसकी जगह लेने का मंसूबा घातक है। शिवसेना ने ममता की तारीफ भी की है और कहा है कि पश्चिम बंगाल में वो बाघिन की तरह लड़ी और उन्होंने ममता बनर्जी को हराया। तो ममता बनर्जी बीते कुछ दिनों में जिस तरह ममता बनर्जी ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को तोड़ा है, चाहे गोवा में लुधियाना फलेरो हो, असम में सुष्मिता देव हो, कीर्ति आजाद हो, हरियाणा में जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं अशोक तंवर हो, इन सारे नेताओं को जब कांग्रेस, इनके अलावा भी तमाम नेताओं को कांग्रेस से ले गई हैं ममता बनर्जी, तो उसके बाद और जिस तरह के उन्होंने हमले बोले हैं, उनके लिए जो चुनावी रणनीति बनाने का काम कर चुके हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने कांग्रेस पर हमले बोले हैं। इसके बाद से सीधा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि ममता बनर्जी आखिर चाहती क्या है। और ममता बनर्जी ने जब कुछ दिन पहले इस बात को कहा कि यूपीए क्या है, यूपीए कुछ नहीं है, तो उस पर भी कांग्रेस के नेताओं की बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई थी और उन्होंने कहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रही है। लेकिन अब जब शिवसेना ने इस बात को पूरी तरह साफ कर दिया है कि जब कांग्रेस के साथ मिलकर, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी इस बात को कहा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर ही एक अच्छा फ्रंट बन सकता है जिसमें सब लोग एक साथ रहें, और ये इसका जो आदर्श उदाहरण है वो महाराष्ट्र है। शिवसेना ने अपनी इस बात से पूरी तरह साफ कर दिया है कि अगर एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन बनना है तो उस गठबंधन में कांग्रेस को साथ लेना ही होगा। और वैसे भी अगर ममता बनर्जी विपक्ष का एक चेहरा बनने की कोशिश करेंगी तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो तमाम राज्यों में जो दल हैं उनके जो नेता हैं, क्या वो ममता बनर्जी को अपना नेता स्वीकार कर लेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बढ़ेंगे अपनी दूसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे केशव प्रसाद मौर्य, उनका एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जालीदार टोपी वाले लुंगी छाप गुंडे घूमते थे और उनके इस बयान को लेकर विवाद भी काफी हुआ है। और जो ये बयान है वो साफ इस बात को दिखाता है कि उनका जो इशारा है वो समाजवादी पार्टी की सरकार की ओर है और एक समुदाय विशेष के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश है। मौर्य ने यह बयान प्रयागराज में व्यापारियों को संबोधित करते हुए दिया है। कुछ दिन पहले ही मौर्य का एक और बयान आया था जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि मथुरा की तैयारी है और इसको लेकर भी हवा देने की उन्होंने कोशिश, विवाद को हवा देने की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव बिल्कुल सामने, उत्तर प्रदेश जीतने के लिए बीजेपी ने भी पूरा जोर लगाया है और समाजवादी पार्टी, उनके गठबंधन में शामिल लोग, कांग्रेस, बीएसपी, असदुद्दीन ओवैसी, तमाम सियासी दल जोर लगा रहे हैं।
लेकिन जो केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान है वो उसको लेकर जो विवाद है उससे सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि इस तरह के बयान देने का आखिर मतलब क्या है, क्योंकि मौर्य कोई छोटे नेता नहीं है। वो 2017 में मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनका जो ये बयान है उससे सवाल ये जरूर खड़ा होगा कि क्या हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश उत्तर प्रदेश में के मकसद से क्या यह बयान दिया गया है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ सरकार में एक मंत्री हैं रघुराज सिंह, उन्होंने इस बात को कहा था कि मदरसों से आतंकी निकलते हैं और अगर भगवान ने उन्हें मौका दिया तो वो सारे मदरसों को बंद कर देंगे। तो ये जो इस तरह के बयान हैं, और इसी साल जुलाई में एक योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मुनव्वर राणा जो मशहूर शायर हैं उनको लेकर एक विवादित बयान दे दिया था। तो इस तरह के जितने भी बयान हैं उन बयानों को अगर आप देखेंगे, चुनाव से पहले जिस तरह के बयान आ रहे हैं, इन बयानों से जो माहौल है, जो उत्तर प्रदेश में जो चुनावी लड़ाई है वो उसको भटकाने की कोशिश इसको कहा जा सकता है। क्योंकि चुनाव जो होना चाहिए वो मुद्दों पर होना चाहिए, बिजली पानी सड़क सरकार के कामकाज पर होना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा दिख रहा है कि चुनाव इस तरह के जो बयान हैं तो ये क्या चुनाव को मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, इसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक बार कांग्रेस पर हमलावर हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस 0 सीट लेकर आएगी। अभी तक वो बीजेपी पर हमला बोलते थे, लेकिन अब जब उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा है कि कांग्रेस 0 सीट लेकर आएगी, और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में सत्ता फिर से हासिल करने के लिए अखिलेश यादव इन दिनों तमाम तरह की रैलियां, बैठक, विजय यात्रा, समाजवादी विजय यात्रा निकाल रहे हैं, और इसी दौरान उन्होंने बुंदेलखंड में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पर हमला किया और इस बात को कहा कि कांग्रेस जो है वो 0 सीट लाएगी उत्तर प्रदेश का। और यहां इस बात को कहना बहुत अहम होगा कि उत्तर प्रदेश का जो पिछला विधानसभा चुनाव था वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर लड़ा था, और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब भी ऐसी सूरत बनी थी कि कांग्रेस जो महागठबंधन एक बना था समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का, उसमें कांग्रेस भी शामिल हो रही थी, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत हुई। लेकिन तब ये खबर सामने आई थी कि समाजवादी पार्टी चाहती थी कि कांग्रेस इस गठबंधन में बने रहे। तो लेकिन उसके बाद ये जो सियासी रिश्ते खराब हुए हैं, इसकी जो वजह है, इसका जो कारण है वो ये समझ आता है कि प्रियंका गांधी ने बीते दिनों में खासी सक्रियता उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाई है। अखिलेश यादव को हो सकता है कि इस बात का डर हो कि विपक्ष के वोटों में प्रियंका गांधी की सक्रियता से कांग्रेस कहीं ना कहीं सेध लगा सकती है, उनकी सियासी गणित को बिगाड़ सकती है, और इस वजह से समाजवादी पार्टी को कहीं कुछ नुकसान हो सकता है। वरना जो सहयोगी दल है पिछले चुनाव में साथ लड़ा है उसके लिए इस तरह का बयान अखिलेश यादव नहीं देते, और अभी तक वो इन पर हमला करने से, कांग्रेस पर हमला करने से बचते रहे हैं। और इससे अभी हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक बयान मुरादाबाद में उन्होंने दिया कि सपा सरकार में जातिवाद और गुंडई होती थी। तो उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आया, तो ये अब साफ हो गया है कि जो सपा और कांग्रेस के जो रिश्ते, जो अभी तक हमलावर नहीं थे इनके नेता, अब ये आमने सामने आ रहे हैं। और जो सियासत है उत्तर प्रदेश की, उसमें अभी कुछ महीने पहले तक इस बात की भी चर्चा थी कि कांग्रेस और सपा साथ आ सकते हैं, लेकिन अचानक ये रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं और अब साफ है कि दोनों दल किसी भी सूरत पे साथ नहीं आएंगे। वैसे भी अखिलेश यादव ये कहते रहे थे कि बड़े दलों के साथ गठबंधन करने का जो अनुभव है उनका वो ठीक नहीं था, और अब वो छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ेंगे। और हाल ही में उन्होंने सुभाषपा से लेकर महान दल से लेकर राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन करके इस बात को साबित भी किया है कि वो चुनाव मैदान में छोटे दलों के साथ ही उतरेंगे। अब बात होगी किसान आंदोलन की। कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसमें किसानों को बड़ी सफलता मिली और सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े, लेकिन उसके बाद किसानों की अपनी कुछ मांगे हैं और उन मांगों को लेकर उन्होंने इस बात की हुंकार भरी है कि उनका आंदोलन पूरी तरह जारी रहेगा। आज
सिंघू बॉर्डर पर किसानों की संयुक्त किसान मोर्चा जो इस किसान आंदोलन की क़यादत कर रहा है उसकी एक बैठक हुई और उस बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बात को कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीती रात एक फोन किसान नेताओं को किया है और अमित शाह ने इस बात को उनसे कहा कि सरकार उनके इस आंदोलन का हल निकालने के लिए गंभीर है और एक कमेटी किसानों से बनाने के लिए कहा है। इसलिए आज की बैठक में किसानों ने एक कमेटी बनाई है। उन्होंने ये बताया कि एक 5 सदस्यीय कमेटी हम लोगों ने बनाई है। ये कमेटी सरकार से बातचीत करेगी, आंदोलन जारी रहेगा और जो तमाम उनके मुद्दे रह गए हैं जिसमें एमएसपी बहुत एक अहम मुद्दा है, जो किसान आंदोलन में जो किसान मारे गए हैं उनका एक बहुत अहम मुद्दा है, किसानों पर जो दर्ज हुए हैं मुकदमे किसान आंदोलन के दौरान वो एक अहम मुद्दा है और भी तमाम मुद्दों पर ये जो कमेटी है वो बातचीत करेगी। और अभी केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले भी पंजाब के कुछ किसान नेताओं से कहा था कि एमएसपी के लिए जो कमेटी बननी है उसके लिए आप 5 सदस्यों के नाम दें, क्योंकि जब से ये कृषि कानून वापस हुए हैं तब से इस बात को लगातार कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन अब खत्म हो सकता है, किसान अपने बॉर्डर्स से अपने घरों की ओर लौट सकते हैं। लेकिन किसानों ने इस बात को साफ किया है कि जो उनके बड़े मुद्दे हैं, जो उनकी 6 मांगे हैं और इनमें भी जो बहुत अहम मुद्दे हैं, इनके पूरा हुए बिना वो अब इन बॉर्डर्स को नहीं छोड़ेंगे, अपने आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। तो और राकेश टिकैत भी जो इस आंदोलन के एक प्रमुख चेहरे हैं वो भी इस बात को साफ साफ कह चुके हैं कि एमएसपी पे गारंटी कानून हो, किसानों पर दर्ज मुकदमे हो, मुआवजे का मामला हो, इन सब बातों को इन सब मांगों को सरकार को पूरा ही करना होगा। और किसानों को जो मुआवजे का मसला है वो वास्तव में किसान लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। और कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों की जान गई है उनकी सूची जो है वो पंजाब सरकार के पास भी है और हम केंद्र सरकार को इसे दे सकते हैं और सरकार को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए और किसानों को मुआवजा देना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पूरी तरीके से किसानों की मांगों के साथ खड़ी है। अब चलेंगे हम अपनी अंतिम खबर की ओर जो है ओमिक्रॉन वायरस से जुड़ी हुई। भारत में आज ओमिक्रॉन वायरस का एक तीसरा मामला मिला है। गुजरात के जामनगर में ये मामला सामने आया है। 71 साल का ये शख्स है जो इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुआ है और ये जिम्बाब्वे से लौटा था जामनगर। इसके बाद कोरोना टेस्ट इनका पॉजिटिव आया, इनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया। इससे पहले कर्नाटक में 2 मामले सामने आए। इनमें से एक शख्स दक्षिण अफ्रीका का है, वो भारत छोड़कर चला गया था, जबकि दूसरा शख्स जो है वो बेंगलुरु का ही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में चिंता का माहौल है। तमाम बड़े साइंटिस्ट इसको लेकर स्टडी कर रहे हैं। WHO लगातार इस बात को कह रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये लगातार फैल रहा है। अभी तक लगभग 38 देशों में ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट पहुंच चुका है। भारत में भी एयरपोर्ट्स पर इसको लेकर तमाम तरह की सख्तियां, पाबंदियां आयद की गई हैं और तमाम लोगों का जो खतरे वाले देश हैं जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल चुका है वहां से जो लोग आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट करना, उनको क्वारंटीन करना और तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। जो 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने का जो फैसला था उससे भी सरकार ने उसको वापस लिया है। लेकिन इस सब के बीच में एक जो चिंताजनक बात है वो ये है कि कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लोग गायब हो गए हैं। गायब होने का मतलब ये है कि जो लोग बीते कुछ दिनों में विदेशों से आए अब उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम वो अपना कोविड टेस्ट करवा लें, अगर कोई दिक्कत हो तो उनके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और बेंगलुरु में 10 लोग ऐसे लापता हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी 13 लोग ऐसे हैं जो विदेशों से आए लेकिन उनके जो मोबाइल नंबर है, जो उन्होंने पते वगैरह दिए वो सब गलत हैं। और ऐसे में जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है मेरठ में उसको इस बात के लिए कहा गया है कि वो इन लोगों के बारे में पता करें। कर्नाटक की में भी वहाँ की सरकार ने इस बात को कहा है कि इन लोगों के जो दक्षिण अफ्रीका से लोग आए, जो मेरठ में लोग आए वो विदेशों से आए थे और तमाम देशों से, लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका आए, जो बेंगलुरु में लोग आए वो
अफ्रीकन कंट्रीज से आए और सबसे पहले ये वेरिएंट जो है वो अफ्रीका में मिला, इसलिए ज़्यादा चिंता की बात है। इन लोगों का कहीं पता नहीं है, मोबाइल इन लोगों के स्विच ऑफ है और निश्चित रूप से ये बहुत चिंता की बात है और लापरवाही की भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये थी आज तक की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन एक जो अहम खबर उसका भी जिक्र मैं करना चाहूँगा एजाज पटेल का। न्यूजीलैंड के गेंदबाज लेफ्ट आर्म स्पिनर एजाज पटेल ने आज एक बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की, बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की जब उन्होंने एक ही पारी के 10 विकेट, सभी 10 विकेट झटक लिए। ये बहुत ही मुश्किल काम है जो टेस्ट क्रिकेट जब से शुरू हुई है तब से सिर्फ 3 लोग इसे कर पाए हैं। इनमें हैं एक जिम लेकर, दूसरे अनिल कुंबले और तीसरे एजाज पटेल। एजाज मूल रूप से मुंबई के रहने वाले हैं और उन्होंने भारत बनाम न्यूजीलैंड का जो मैच चल रहा है उसमें इस काम को कर दिखाया है। तो याद दिलाना चाहूंगा कि अनिल कुंबले ने जो 10 विकेट लिए थे वो पाकिस्तान के खिलाफ लिए थे। तो निश्चित रूप से कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और जिस तरह उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को रोक कर रखा है इस टेस्ट मैच में, वो इससे ये पता चलता है कि एजाज की जो गेंदबाजी है वो बेहतर रही है। और ये जो उन्होंने मील का एक पत्थर छुआ है, इसे जो एक कामयाबी हासिल की है, इससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले भविष्य में भी उनका जो क्रिकेट करियर है वो उज्जवल होगा। सत्यहिंदी.com में के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आज के लिए बस इतना ही, और कुछ बड़ी खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।